हेलो एवरीवन। आज हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का सुप्रीम कोर्ट जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप पढ़िए। अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड द हाई कोर्ट्स बिलो इट। देखिए यहाँ पर इसने लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि जो हमारा जो देश का जुडिशल सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऊपर होता है, फिर उससे नीचे हाई कोर्ट होता है। फिर मतलब इसका यह है कि अमेरिका के अंदर क्या होता है कि स्टेट लेवल पे एक अलग कोर्ट होता है और सेंट्रल लेवल पे एक अलग कोर्ट होता है, और दोनों की जो है वो पावर अपने अपने रीजन के हिसाब से सेम होती है। मतलब कि सेंटर के जितने भी इशू है, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो सेंटर के जितने भी इशू है वो सारा सेंटर कोर्ट देखता है, फेडरल कोर्ट देखता है। और जो स्टेट का जो कोर्ट है वो स्टेट के सारे मैटर को देखता है। उसमें सेंटर और स्टेट के कोर्ट के बीच में कोई भी लिंक नहीं होता। मतलब स्टेट का जो सारे केसेस है वो स्टेट का कोर्ट देखेगा, और सेंटर के जो सारे केसेस है वो सेंटर का कोर्ट देगा। लेकिन हमारे यहाँ हमारे यहाँ पे जो जुडिशल सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टेट का भी इशू देख सकता है और सेंटर का भी इशू देख सकता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर यही क्या है, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड द हाई कोर्ट्स बिलो इट। ठीक है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है। ये फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये बात कही है। अब देखिए सेकंड पॉइंट पढ़िए आप। अंडर अ हाई कोर्ट एंड बिलो द स्टेट लेवल देयर इज अ हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स। अब देखिए इन्होंने कहा है कि अब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट से नीचे फिर क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो ये पूरी एक हायरार्की बनी हुई है हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम के अंदर। आई होप कि आपको ये शायद पता भी होगा पहले से। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ इसके। द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट अडोप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इन्फोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ। अब देखिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था उसमें सिर्फ एक कोर्ट बनाया गया था जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के इशू के लिए एप्लीकेबल था। मतलब वो दोनों इशू को देखता था। सेंटर पे जितने इशू हो रहे हैं और स्टेट में जितने इशू हो रहे हैं वो सिंगल कोर्ट ही देखता था। और कब हमने सर अडोप्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। देखिए फैक्ट है, इसको अब याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। In USA, on the other hand, the federal laws are enforced by federal judiciary and the state laws are enforced by state judiciary। मतलब ये जो मैंने भी आपको शुरुआत में ही बताया था फर्स्ट पॉइंट में, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में जो बात कही थी वो यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है कि यूएसए के अंदर जो फेडरल के जितने भी लॉ है वो इन्फोर्स किए जाते हैं फेडरल जुडिशरी, यानी कि सेंटर का जो कोर्ट है वो उसको देखता है, सेंटर के जितने भी इशू है। और जो स्टेट का जो लॉ है या स्टेट के जितने भी इशू है वो स्टेट की जुडिशरी देखता है। इन दोनों का आपस में कोई इंटरफेयर नहीं होता। कहाँ पर, यूएसए में। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, इंडिया में जो सेंटर का जो फेडरल कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट के भी इशू को देख सकता है, वो सेंटर के इशू को भी देख सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देयर इज दस ए डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन यूएसए, वन फॉर द सेंटर अदर फॉर द स्टेट। टू सम अप, इंडिया अल्ताफ ए फेडरल कंट्री लाइक द यूएसए हैज यूनिफाइड जुडिशरी एंड वन सिस्टम फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने आपको ये दो इसमें कई बार रिपीट हो चुके हैं बात, सेम जो बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें जो सेंटर के जो इशू सेंटर देखेगा, स्टेट के इशू स्टेट देखेगा यूएसए में, लेकिन इंडिया में जो है वो एक ही कोर्ट सब कुछ देख सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारी कंट्री है वो एक फेडरल कंट्री है और यूएसए है वो भी एक फेडरल कंट्री है। यानी कि वहाँ पर जो है स्टेट अलग है और सेंटर अलग है। ठीक है ना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि सेंटर के अंदर मतलब पूरा देश जो है ना वो एक स्टेट से मिलकर बना है, तो उसे हम फेडरल कहते हैं, फेडरल कंट्री। अब हमारे जिस तरीके से यूएसए है इसी तरीके से हमारा इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है। यहाँ पर भी सेंटर है, फिर सेंटर के अंदर फिर स्टेट आते हैं।
ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो कोर्ट का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया कि जो यूएसए के अंदर जो सेंटर के इशू जो होते हैं वो सेंटर का कोर्ट देखता है, और स्टेट के जो इशू होते हैं वो स्टेट का कोर्ट देखता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सेंटर का जो कोर्ट है वो स्टेट के भी इशू देख सकता है और सेंटर के इशू को भी देख सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनागोरेटेड ऑन जनवरी 28, 1950. It succeeded, next point, it succeeded the Federal Court of India established under the Government of India Act of 1935. However, the jurisdiction of the Supreme Court, however, the jurisdiction of the Supreme Court is greater than that of its predecessor. अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो कोर्ट का सिस्टम आया था ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आता, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। अब लेकिन जब ये आया था 1935 में, तो उस टाइम इसके पास इतनी पावर नहीं थी, कोर्ट के पास, जुडिशल कोर्ट के पास इतनी पावर, जुडिशरी के पास इतनी पावर नहीं थी उस टाइम पे 1935 में। उस टाइम पे एक ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल होती थी, यानी कि मैं आपको, देखिए मैं शुरू समझा रहा हूँ, देखिए मेरी बात आप एक चीज़ सुनिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ बना दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट ने कोई लॉ बना दिया, अब वो लॉ बनने के बाद आप उसे, मतलब आपके दो कोई पक्ष है, एक पक्ष के फेवर में जजमेंट आ गया और एक के अगेंस्ट चला गया, तो जिसके अगेंस्ट गया वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके बाद फाइनल जजमेंट देता है, उसके बाद आप कहीं पर कोई भी अपील नहीं कर सकते। लेकिन उस दौर में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जुडिशल को लाया गया था, जुडिशरी को लाया गया था, तो उसमें कोर्ट के बाद भी, सेंटर कोर्ट के बाद भी आप अपनी अपील को ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल लंदन में डाल कर सकते थे अपील, कि भाई हमारा ये अगेंस्ट आ गया हमारे, तो हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जा कर के ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल के अंदर अपनी अपील को डाल सकते थे उस टाइम पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के दौरान। लेकिन हमारे यहाँ पर जब क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जब जनवरी 28, 1950 को जब हमने इसको इनागोरेटेड किया, मतलब इसको हमने दोबारा से रीएस्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट को, जनवरी 28, 1950, याद रखिएगा फैक्ट है ये, तब उसमें इसको पावर दे दी गई पहले से ज़्यादा। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई कोई अपील की और जो फाइनल जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई और देश के अंदर ऐसी जुडिशरी नहीं है जो आपकी बात सुन सके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट। ठीक है, यही बात इसने यहाँ पर कही है। दिस इज बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज रिप्लेस्ड द ब्रिटिश प्राइवेट, अभी मैंने आपको बता दिया ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। उस दौर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के दौर में जो कोर्ट था उसके अलावा भी ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लास्ट चीज देख लीजिए, आर्टिकल 124 to 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 से 147 है, पार्ट 5 के अंदर जितने भी ये आर्टिकल आते हैं, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस और जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर, इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं अभी ये चैप्टर चला हुआ है, अभी तो मैंने इसको ख़त्म नहीं किया, अभी तो उसमें काफ़ी सारे वीडियोस में बनाऊंगा। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में सब कुछ कर दूँगा, तो छोटी छोटी वीडियो में बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अब बाकी के चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।